राम। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब? मौज में? थोड़ी सी मन में शंका चल रही होगी, सर 1.5 महीने बचे हैं, आरएस की परीक्षा आ गई हमारे। देखो क्या है, एक बात का ध्यान रखना। आपने हमेशा एक ग्राफ देखा होगा, ये वाला। ऐसे अपना कोई भी व्यवसाय है या मन में जो कोई नई चीज की उमंग है, ऐसे बढ़ती है, फिर धीरे धीरे वो स्टैग्नेंट होने लगती है। यदि आपने उसको संभाल लिया और वापस जब आपके इस पॉइंट पर थे, जब आपका मन कमजोर होने लग रहा था किसी भी तैयारी में, किसी भी विषय पर, और आपने पुनः यहाँ से अपने आप को मजबूत कर लिया, तो आप ऊपर चले जाओगे। नहीं तो आपने यहाँ किसी चीज को छोड़ दिया तो फिर दोबारा से आपको नेगेटिव से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तभी आप तैयारी करेंगे ना, तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप यहाँ पहुंच जाएंगे। वो स्टेज कब आएगी? शायद 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपको लगेगा मेरी तैयारी बढ़िया चल रही है। फिर आप जब आगे का देखेंगे, अब तो 1 अक्टूबर आ गया और मैं क्या करूँ, तब आपका ये डाउनफॉल स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप मान के चलना 90% बच्चों के विकेट उड़ जाएंगे। तो आपको ये जो पोजीशन है ना, इसको बना के रखनी है। तो परेशान मत होना। जब आपको डिग्रेडेशन लगे तब अपने आप को मजबूत करना और तैयारी को छोड़ना नहीं, और तैयारी को पुनः गति प्रदान कर देनी। ये आपको एक काम करना है, इसके अलावा और कुछ काम अभी आपको नहीं करना। चलिए अपन तो अपना भैया स्टार्ट करते हैं सेशन। बाकी तो आपने सब जगह सुन ही लिए होंगे, रामबाण और ये सब। 50 टॉपिक, 100 टॉपिक, 150 टॉपिक पढ़ लो, आरएस क्लियर कर लो। मंडी है भैया। देखो कुछ बात सही भी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम जब खुद का एनालिसिस करते हैं ना, वो ज़्यादा काम आता है। मेहनत तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, सब मेहनत करेंगे। उस मेहनत का प्रभु फल भी अवश्य देता है। आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि मैंने मेहनत कितनी करी थी। अब कहते हैं कि साहब गधा भी मेहनत करता है, घोड़ा भी मेहनत करता है। तो घोड़े वाली मेहनत करने के लिए आपको उस परीक्षा की, जिससे आपको लड़ाई लड़नी है, उसकी नियति प्रतीति मालूम होनी चाहिए। उसी प्रकार के आपके औजार होने चाहिए। वो कैसे मालूम होगा? उसको मालूम करने का तरीका ये है कि भैया ये जो मेरी पुस्तक है, मैं हर बार कहता हूँ कि तुम्हें अगर अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है ना, तो ये ऑर्गेनाइजर अपनी बुक अपने साथ रखनी ही रखनी पड़ेगी। कैसे रखनी पड़ेगी? जैसे मैं अपना हर बार अपना अनुभव देता हूँ कि भैया मेरा तो पहला प्री जो निकला था, वो 30-35 दिन में तैयारी करके, ये जो मैंने क्वेश्चनों को बाइफिकेशन किया था टॉपिक वाइज और ट्रेंड सेट देखा था, उसके अनुसार ही भैया वो मैंने एग्जाम क्लियर किया। तो ये बुक आपके पास, वैसे मेरा आग्रह सब बालकों के पास होनी चाहिए, जो भी आरपीएससी की तैयारी कर रहा है, और आरएस के विद्यार्थियों को तो खास तौर पर। अपने जीवन के 5-7 दिन के चाय का खर्चा छोड़ देना। घर, तुम्हारे घर पे ही हम 200 रुपये में घर ही भेज देंगे इस पुस्तक को। 200 रुपये में तुम्हारे घर ही भेज देंगे। बाकी जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर, इन सभी जगह पर पुस्तक उपलब्ध है। और मन में कोई शंका है तो मुझे व्हाट्सअप कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के बारे में हमने बेसिक सारा समझ लिया था, टाइप समझ लिए थे। आ, उसके बाद अपना एक तो गणना वाला इसका रह गया कि कैसे गणना की जाती है, और कुछ इसके इम्प्लीकेशन है जो एग्जामिनर खूब पूछता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा बेसिक समझ लेते हैं। देखो दो चीज और समझ लो। एक तो एक आपको समझना है कीमत, एक शब्द आपको समझना है कीमत स्तर, और एक मेरे मित्र आपको समझना है शब्द सूचकांक। उसके बाद हम गणना के बारे में समझेंगे कि मुद्रास्फीति गणना कैसे करनी है। क्लियर? छोटी छोटी सी बातें, लेकिन आपको ध्यान में होनी चाहिए। कीमत क्या होती है साहब? 3 शब्द हैं, पुनः एक बार बता दूं। क्या समझेंगे अभी हम अगले 5-7 मिनट में कि उत्पाद की कीमत क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, आप तो एक ये समझ जाओगे। एक हम समझ जाएंगे कीमत स्तर। इस शब्द से हमारा क्या तात्पर्य है? कीमत और कीमत स्तर शब्द को यदि आप डिफरेंस पूछें, इनके बीच अंतर क्या है, ये समझ जाएंगे। और इस कीमत स्तर को मापते कैसे हैं, ये आप समझ जाओगे, और उसके लिए सूचकांक को हम समझेंगे। छोटी छोटी सी बातें, उनको ध्यान रखना। सरल शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं, तो जैसे इस पेन की कीमत जैसे 10 रुपए है, तो आपने बोला क्या 10 रुपए, आपने इसको परिभाषित किया 10 रुपए। तो सामान्य शब्दों में यदि मैं आपसे कहूं, कीमत उस रेट की या उस दर के रूप में हम डिफाइन करते हैं जिस पर उस धन के लिए किसी वस्तु और सेवाओं का हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। आप गए दुकान पे, बोला साहब समोसा दे दो, तो बोला साहब 10 रुपए देने हैं, तो 10 रुपए आपने उसको दिए, और 10 रुपए के बदले उसने आपको क्या दे दिया, समोसा दे दिया। तो समोसे की कीमत क्या हो गई, 10 रुपए हो गई। ये आपको ध्यान में आ गया? सरल बात है। तो पुनः बोल दूं मैं, थ्योरेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलूंगा? सरल शब्दों में हम कीमत कैसे डिफाइन करते हैं? कीमत को उस दर के रूप में हम परिभाषित करते हैं
जिस पर धन के लिए हम वस्तुओं को और सेवाओं का क्या करते हैं मित्र, आदान प्रदान करते हैं। क्लियर। और कोई भी अर्थव्यवस्था जो मौद्रिक अर्थव्यवस्था है उसमें वस्तुओं को हम इकाई के रूप में खरीदने और उसका पैसा भुगतान करने का काम करते हैं। यही भैया मेरे मित्र क्या है, कीमत है। अगर मैं आपसे कहूं कीमत, आपने डेफिनेशन समझ ली, और एक है कीमत स्तर, ये इससे समग्र अवधारणा है। कीमत स्तर कीमत से समग्र अवधारणा है। इसमें क्या होता है, देखो कीमत स्तर में, जैसे कीमत में तो आपने एक यूनिट की बात करी, और कीमत स्तर की जैसी मैं बात करता हूं तो इसमें विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमत से ये संबंधित हो जाता है। मतलब इसकी बास्केट अब बढ़ जाती है कीमत स्तर की मैं बात करता हूँ। क्लियर। कीमत स्तर में आप किसी एक वस्तु की कीमत का उल्लेख नहीं करते हैं, बल्कि जैसे पेन है, ये पेन 10 का है, लेकिन अन्य पेन आपके 20 के भी आते होंगे, 40 के भी आते हो, तो पेनों के जो विभिन्न आपके पेनों के टाइप है उन सब की कीमत स्तर की बात होगी। तो कीमत स्तर में एक यूनिट नहीं, बहुत सारी यूनिटों को भी शामिल हम करते हैं। हमेशा वस्तुओं के एक समूह के संदर्भ में हम बात करते हैं। कीमत स्तर में जब भी हम बात करेंगे किसकी करेंगे, वस्तुओं के समूह के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ कीमत को हम बात कर रहे हैं तो पर यूनिट की बात कर रहे हैं, कीमत की बात कर रहे हैं तो पर यूनिट की बात कर रहे हैं। देखो ये कोई ऐसे बेसिक्स है मेरे दोस्त, इनको तुम अच्छे से एक बार 5-7 मिनट लगा के समझ लोगे ना तो बाकी चीजें तुम्हारे लिए सरल हो जाती है। नहीं तो रटना, क्वेश्चन गलत होना, ये हमेशा बने रहेंगे। थोड़ी सी नींव मजबूत कर लो 5-7 मिनट लगा के, उसके बाद अपन फिर इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएंगे। ये बात आपको ध्यान में आ गई। क्लियर। तो अगर मैं आपसे कहूं कीमत स्तर में कोई बदलाव हुआ, मतलब कि उस वस्तुओं के समूह की कीमतों में बदलाव। क्लियर। अब ये वस्तुओं की समूह की कीमतों में बदलाव बताने के लिए हम किसका यूज में लेते हैं, हम मित्र सूचकांकों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, सूचकांकों का उपयोग करते हैं। जैसे हमने एक सूचकांक बना रखा है पेन की कीमतों में। अब देखो पेन बनेगा तो प्लास्टिक से बनेगा सबका, अगर प्लास्टिक महंगा होगा तो सारे पेन महंगे हो जाएंगे आपके। तो जब भी हम वस्तुओं के समूह की कीमत स्तर की बात करते हैं तो भैया कैसे आप कैलकुलेशन करोगे उसकी, हम सूचकांकों के उपयोग के माध्यम से उस कीमत के स्तर का अवलोकन करते हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ तुम्हें ये सारी बातें, इसलिए बता रहा हूँ भैया वो स्टेटमेंट में तुमसे प्रश्न पूछता है, यूपीएससी में इस प्रकार के स्टेटमेंट के प्रश्न पूछे जाते हैं। तब आप सोचेंगे बात बड़ी सरल है, लेकिन उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा यार ये पता नहीं कॉन्सेप्चुअल कैसा प्रश्न पूछ लिया, लेकिन बड़ी सरल बात है, कोई समस्या है इसमें। चलिए अब बात आ गई सूचकांकों की। सूचकांकों के बारे में हम देख लें, सूचकांक क्या होते हैं, इंडेक्स जिसको आप कहते हैं वो क्या होता है। क्योंकि एक बार सूचकांक की परिभाषा और आपने जान ली तो हम आगे समझ पाएंगे कि साहब ये जो गणना कर रहे हैं तो हम क्यों वो होलसेल प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, हम क्यों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ले रहे हैं, वो आपको ध्यान में आने लग जाएगी। चलें आगे। चलो सूचकांक की परिभाषा क्या कहती है साहब। सूचकांक, देखो सूचकांक बेसिकली एक अवधारणा है, ठीक है ना, जो हमें 2 या 2 से अधिक समय अवधि में अलग अलग संबंधित उस पर्टिकुलर वस्तुओं की समूह में जो कीमत में परिवर्तन होती है उसकी तुलना के बारे में हमें एनालिसिस करने में सक्षम बनाती है। जैसे 2021 में कोचिंग की फीस अगर किसी आरएस कोर्स की 10,000 थी और 2023 में आपने देखा कोचिंग की वही फीस 50,000 हो गई, तो ये क्या हो गया, बढ़ गया। हमने जैसे सपोज करो सूचकांक का जो आधार वर्ष मान रखा था वो 2021 मान रखा था, तो हमने 2021 से एक बार इवैल्यूएशन करके देखा कि सब कितना डिफरेंस आया। क्लियर। 2023 में कितना डिफरेंस आया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया। तो सूचकांक क्या हो गया मेरे मित्र, सूचकांक एक अवधारणा है जिसमें हम 2 या 2 से अधिक समय अवधि में, ध्यान रखो 2 या 2 से अधिक समय अवधि में अलग अलग लेकिन संबंधित चर के समूह में उनकी कीमतों के परिवर्तन की तुलना करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है सूचकांक, आपको ही बताता है। समझ में आ गया। अब जब सूचकांक में कोई रेट आई 222 आई, ठीक है, तो 222 का क्या मतलब हो जाएगा, हमने कोई समय तय कर रखा है, उस समय से हम उस वस्तु की कीमत का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं कि भैया घटत हुई है या बढ़त हुई है। ठीक है। अच्छा, ये जो विशेष अवधि की मैं बात कर रहा हूं इसी विशेष अवधि को हम क्या कहते हैं मित्र, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, आधार अवधि कहते हैं।
यही आपकी क्या है मित्र, बेस इफेक्ट भी हम इसको समझेंगे आगे, लेकिन ये आपकी क्या है, बेस ईयर है। इसी को हम क्या कहते हैं, आधार अवधि भी कहते हैं। और हमेशा हम इसको क्या मान के चलते हैं, 100 मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, इस आधार को 100 मान के चलते हैं। और 100 की कैलकुलेशन में देखते हैं, अगर कीमत बढ़ रही है तो 100 से ज़्यादा हो जाएगी, कीमत घट रही है तो 100 से कम हो जाएगी। और हम क्या करेंगे, जैसे सपोज करो 2000 का हमने क्या कोई बेस ईयर ले लिया, अब इससे कैलकुलेशन करेंगे 2023 में। जैसे अपनी समोसे की दुकान है, 2000 में 2 रुपए किलो आलू मिलते थे, लेकिन 2023 में 40 रुपए किलो आलू मिल रहे हैं। तो हम किससे कैलकुलेशन करके बताएंगे, आपको 2000 से कैलकुलेशन करके बताएंगे। ये बेस ईयर का काम होता है। स्पष्ट है? चलो कॉन्सेप्चुअल भाषा में एक बार और बोल दूं, ये क्या एक विशेष अवधि है, ठीक है ना, जिसे हम आधार अवधि कहते हैं। हम इसको 100 के बराबर मानते हैं। और अन्य अवधियों के लिए जो कीमत स्तर में जो परिवर्तन हो रहे हैं, यूं कह लीजिए कि इस आधार पर हम सापेक्ष व्यक्त करते हैं कि उस समय क्या कीमत थी और आज क्या कीमत है। समझ गए? चलो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें, एक छोटा सा एग्जांपल और ले लें अपन, आलू का ही ले लेते हैं, आलू का ही मेरे मित्र ले लेते हैं। जैसे यदि मैं कहूं कि 2020 में आलू था सब 8 रुपए किलो। क्या था मित्र? 8 रुपए किलो। 2020 से और 21 का लेके समझा देता हूं, ठीक है। और 2021 में आलू की कीमत हो गई 10 रुपए। क्या हो गई आलू की कीमत? 10 रुपए। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बड़ा सरल है। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तो आ गया मित्र क्या, 100। इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ऊपर क्या करते हैं, इसको हम वैसे पीटी लिखते हैं और P0 लिखते हैं। पीटी किसको डिनोट करता है, वर्तमान में जो कीमत है आलू की, सॉरी आपकी हाँ, वर्तमान में जो आपकी आलू की कीमत है उसको डिनोट करता है। वर्तमान में आलू की कीमत कितनी है मेरे मित्र, कितनी है मेरे मित्र, 10। और P0 क्या है मेरे मित्र, P0 क्या है मेरे मित्र, 8। मतलब ये बेस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। P0 आपको बता रहा है कि प्रीवियस ईयर, पिछले साल इस आलू की क्या कीमत थी। और PT बता रहा है क्या, इस वर्ष आपकी क्या कीमत थी। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा, सॉल्व कर ही देंगे इसको, 4 से कर देते हैं। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 पंजो 10, 25 पंजा 125, 25 पंजा 125। तो मैं क्या कहूंगा, इस सूचकांक के माध्यम से मैं कहूंगा कि 1 किलो आलू की कीमत अब भैया कितनी बढ़ गई है, 25% की वृद्धि हो गई है, या 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो गई है। क्योंकि हमने पिछले साल को क्या मान के चले थे, हम 100 मान के चले। समझ गए? अब एक चीज और समझो, एक छोटी सी बात और समझो। अगर मेरी तनख्वाह पिछले महीने या पिछले 2020 में 100 रुपये थी और 2021 में भी अगर मेरी तनख्वाह 100 रुपये है, तो मुझे बताओ मेरा आलू का कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा? अब मैं घर में आलू ज़्यादा लाऊंगा या कम लाऊंगा? मैं कहूँगा साहब कि पहले तो 8 रुपये में ही अपने 1 किलो आलू आते थे, अब 8 रुपये में अपने क्या आएंगे, आलू आएंगे कम। कितने आएंगे? करीबन 801 ग्राम अब आलू आएंगे। आलू क्या हो गए आपके, कम हो गए। ठीक है, मतलब खपत घटानी पड़ेगी मुझे, या मुझे मेरी 8 रुपए के या 1 किलो आलू आज भी मुझे खरीदने के लिए या तो मुझे मेरी आय बढ़ानी पड़ेगी, या मुझे मेरी आय बढ़ानी पड़ेगी। ये रिलेशन समझ गए ना, कि पिछले साल जो आलू मैं 8 रुपए का लेके आता था 1 किलो, और मेरी सैलरी अगर उतनी की उतनी है, तो इस वर्ष भैया मैं कम खर्चा करूंगा। अब मुझे 1 किलो आलू मिलेंगे क्या 8 रुपए के? नहीं मिलेंगे 8 रुपए के, मुझे अब 1 किलो से कम आलू मिलेंगे। अगर मुझे अभी भी 1 किलो अपनी खपत उतनी ही रखनी जितनी पिछले साल थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी सैलरी या मेरी कमाई को बढ़ानी पड़ेगी। ये बेसिक आप रिलेशन समझ में आ गया ना। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने मूल बाकी विषय पर आ जाते हैं। आपके बेसिक हो चुके हैं बिल्कुल क्लियर, अब बेसिक में आपको लोड नहीं आएगी। चले आगे, सीधे अब मैं टॉपिक पे आता हूं और टॉपिक के विषय पर आपके साथ चर्चा करता हूं। चलो क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन करेंगे हम।
स्टार्टिंग से फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, क्या मुद्रास्फीति की गणना, क्या बोलता है ये, क्या बोलता है कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। भारत में हम दो तरीके से गणना करते हैं। जैसे आपसे मैं पूछूं, घर में सामान लेके आते हैं तो एक तो लेके आते हैं आसपास के रिटेल की दुकान से। जैसे सपोज करो मैं लाया, चीनी लेके आया, मेरे घर के पीछे एक दुकान है, उससे चीनी लेके आया तो मुझे कितने की मिली, 20 रुपए की 1 किलो मिली। ये तो क्या है, रिटेलर। ठीक है, ये क्या है, रिटेलर। क्लियर है ना। एक होती है मेरे मित्र होलसेलर, एक होती है होलसेलर। होलसेलर क्या करता है, बल्क में चीनी खरीदता है। तो होलसेलर के पास सपोज करो ये चीनी कितने की पड़ रही है, 16 रुपए प्रति किलो की पड़ रही है। कितने की पड़ रही है, 16 रुपए किलो की पड़ रही है। तो यदि बाजार में मुझे मुद्रास्फीति देखनी है तो मैं दो तरीके से देखूंगा कि भैया ग्राहक को कितने की मिल रही है, कंज्यूमर को कितने की भैया चीनी मिल रही है, और एक देखूंगा होलसेल मार्केट में चीनी के क्या भाव है। इन दो तरीके से बाजार का मुझे आइडिया लग जाएगा कि भैया मुद्रास्फीति बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तो हम इन दो बाजारों की गणना करते हैं। अब दूसरा दिमाग तुम्हारे थॉट आएगा, सर इसमें गणना करेंगे सर, इतनी सारी चीजें वस्तुएं आती हैं तो क्या करते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हो मेरे मित्र। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एक बास्केट बनाते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड्स से हमने 600 ऐसी वस्तुएं तय कर ली जो घर में हमें आवश्यकता पड़ती रहती है, नून तेल चीनी जो भी बर्तन भांडे जो भी है, उन सब का हमने एक बास्केट बना लिया कि इनकी कीमतों में यदि उतार चढ़ाव होगा उससे हम क्या बना लेंगे, हमारा सूचकांक बना लेंगे। मतलब वस्तुओं का समूह जो हमने कीमत स्तर के लिए देखा था। ठीक है, और कीमत स्तर के लिए हम वस्तुओं के समूह में जो कीमत में उच्च बढ़त और घटत हुई थी उसको जानने के लिए हमने सूचकांक बनाया था, इंडेक्स बनाया था। क्लियर है। चलो, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको ध्यान करना मेरे दोस्त। तो मैंने आपको क्या बोला, एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बोला और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोला। देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मार्केट सामान्यतः सभी के लिए समान माना जाता है। अब ये ध्यान रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो मुद्रास्फीति की गणना करते हैं वो कौन करता है, आपको ध्यान में होना चाहिए। कौन करता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। दूसरा कौन होता है साहब, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब देखो कंज्यूमर आपको किस हिसाब से देखते हैं, ये कितने प्रकार के कंज्यूमर निकलेंगे। एक तो भैया गांव वाले कंज्यूमर प्राइस, गांवों का आप देखोगे भैया वहां पर क्या ग्राहकों को कितने में सामान मिल रहा है। एक आप शहर में देखोगे और एक क्या देखोगे, ऐसे एरिया जो ग्रामीण और शहर इनको संयुक्त करके देखेंगे। ऐसे एरिया संयुक्त करके देखेंगे। ये तीन ही तरह के कंज्यूमर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सीपीआई के माध्यम से मुद्रास्फीति गणना कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, जो भी गंभीरता से अपना वीडियो देख रहे होंगे तो विद्यार्थी मुझे मॉस्पी की फुल फॉर्म बताना, इंग्लिश में बताना। हिंदी में तो मैं वैसे आपको बताता हूँ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। मेरे बार बार निकल रहा है कि मैं इसकी फुल फॉर्म आपको बोल दूं, लेकिन मुझे कमेंट में बताना मॉस्पी की फुल फॉर्म क्या होती है। क्लियर। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, मॉस्पी मिनिस्ट्री देख रही है। और होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन सी देख रही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देख रही है। ठीक है ना। इसका भी एक कार्यालय होता है, कौन सा, बिजनेस इकोनॉमी एडवाइजरी, ऑफिस ऑफ इकोनॉमी एडवाइजरी, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। कौन, आर्थिक सलाहकार कार्यालय। तो तुम्हारे लिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि भैया पहला ही बन गया कि थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना कौन करता है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना वाणिज्य एवं कर मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ठीक है, और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय करता है। दूसरा हमने देखा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक,
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, इनकी कौन करता है भैया? इसको कैसे याद करोगे? सी से कंज्यूमर और सी से ही सीएसओ, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन करता है? सीएसओ करता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? कोई भी समस्या हो तो तुरंत क्या करोगे? मैसेज करोगे। ये जब भी रिले रहेगा तो मैं उसको देखूंगा कि किन बालकों के मैसेज आ रहे हैं। क्लियर? एक फैक्ट और साथ में जोड़ते चलो। देखो, ये जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी मोदी जी की 2014 में आई थी, क्लियर है ना? उस समय इसमें चेंजेस हुए थे। भारत में जो पहले इन्फ्लेशन की जो गणना होती थी वो केवल किससे बेसिस पे होती थी? होलसेल प्राइस इंडेक्स पर होती थी। उससे क्या सही मुद्रास्फीति का मालूम नहीं पड़ता था। जैसे सपोज करो मंडी में आ रहा है 2 रुपए का टमाटर और भैया बिक रहा है रिटेलर पे 10 रुपए किलो टमाटर, 8 रुपए का डिफरेंस आ गया, और हम कैलकुलेशन मुद्रास्फीति की किस पे कर रहे हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स पे कर रहे हैं। तो भैया फिर बाद में 2014 में ये बोला गया कि भैया इस पे मत करो, दोनों पे करो। 2014 से क्या हो गया? ये कैलकुलेशन अपनी मुद्रास्फीति की थोक मूल्य सूचकांक WPI से भी होने लग गई और CPI, दोनों के आधार पर होने लग गई। तो इसको आप लिख लेना कहीं पर भैया, नोट बना के। सिंस 2014 द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन WPI से भी और CPI दोनों से कैलकुलेशन होने लगी। क्लियर है? ठीक है, समझ गए? कोई समस्या? अब एक सूचकांक बनता है, उस सूचकांक में हम एक बेस ईयर बनाते हैं और उस बेस ईयर के आधार पर हम देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में ये जो सामान है, ये वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं की कीमतों में कितना परिवर्तन हुआ है, ये हम देखते हैं। ठीक है, बेस इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लूं। आधार वर्ष मैंने आपको बता ही दिया था, एक बार पुनः मैं आपको यहाँ पर बेस इफेक्ट के बारे में चर्चा और कर लेता हूं मित्र। आधार प्रभाव, आधार प्रभाव ये क्या कहता है? आधार प्रभाव बेसिकली इतनी सी सिंपल बात है जो मैंने आपसे कही थी कि हम कीमतों पर तथा मुद्रास्फीति का पिछले वर्ष के सूचकांक पर जो प्रभाव होता है उसे हम बेस इफेक्ट कहते हैं। जैसे मैंने वो आलू का बताया था कि भैया 2021 में 8 रुपए का था, अब 10 रुपए का हो गया, तो कितना प्रभाव पड़ा? बेस इफेक्ट 25 पड़ा। कितना पड़ा? 25 पड़ा। क्लियर है? अब एक एग्जामिनर कई बार क्या हो आपसे पूछ लेता है कि भैया आप महंगाई दर की कैलकुलेशन बताओ कैसे करोगे। बहुत सिंपल है, इसका भी ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले वर्तमान की महंगाई दर बताओ, क्या वर्तमान की महंगाई दर बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, सिंपल सी बात करके चलना, हम इंडेक्स के माध्यम से निकालेंगे। चालू मूल्य सूचकांक देखेंगे कि इन वस्तुओं का आज के इंडेक्स में क्या भैया भाव चल रहे हैं। करंट प्राइस इंडेक्स लिख देता हूं, ठीक है, करंट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, चालू मूल्य सूचकांक देखेंगे और प्रीवियस ईयर का मूल्य सूचकांक देखेंगे। जैसे कि प्रीवियस करंट प्राइस इंडेक्स यदि आप देखते हो 125 है और पिछले वर्ष यदि 100 था, ठीक है, या 110 था, ठीक है, यदि मेरे मित्र 110 था तो भैया आप क्या बोलोगे? इसको माइनस कर देंगे 125 से 110, ऊपर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक। क्या आ जाएगा? पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 100 से। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको? 100 से। तो आपकी इन्फ्लेशन रेट आ जाएगी। अगर मैं इसको लेके चलूं, इसको लेके चलूं तो भैया कितना आ जाएगा? ऊपर आपका हो गया 15/110 गुणा 100। इसको थोड़ा मैं सरल बना देता हूं, इसको थोड़ा मैं सरल बना देता हूं, इसको 110 ही कर देते हैं और इसको कर देते हैं 121। कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी और कोई बात नहीं।
तो ये क्या आ गया 11, ये गया, ये गया, ये गया। तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन रेट चल रही है अभी वर्तमान में? 10% चल रही है। कितने परसेंट चल रही है? 10% चलती है। तो यही महंगाई दर कैलकुलेशन करने का सूत्र है, इसको ध्यान कर लेना। कैसे निकालते हैं? जो वर्तमान में मूल्य सूचकांक है उसको माइनस हम पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक करके चेक करते हैं, डिवाइडेड बाय किससे कर लेते हैं? पिछले वर्ष का मूल्य सूचकांक मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना, आपको करंट की जो महंगाई दर है वो प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो इसी गणना के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स काम में लेते हैं, जो मैंने आपसे कहा था ना, मुद्रास्फीति को जानने के लिए क्या सूचक है वो देख लो भैया। 3 तरीके के हम सूचक काम में लेते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी चल रही है, कम चल रही है, ज्यादा चल रही है। 3 कौन कौन से हैं आपके? वही WPI, CPI और एक है GDP इन्फ्लेटर, GDP अपस्फीति कारक। इनको भी देखेंगे। कौन कौन से 3 इंडिकेटर हैं? WPI, CPI और ठीक है अपस्फीति कारक, GDP अपस्फीति कारक। बाकी WPI, CPI तो आपको मालूम ही है। एक एक करके लेके चले। पहला सूचक पढ़े होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। अब थोड़ा मैं फैक्ट्स पे ज्यादा जोर दूंगा कि हमारा एग्जाम जो रहेगा फैक्ट बेस भी रहेगा। क्लियर? इसमें क्या देखते हैं? थोक मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में देखते हैं, होलसेल प्राइस में जो चेंजेस होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ठीक है ना? ये सूचकांक क्या दर्शाता है? थोक मूल्य में जो परिवर्तन होते हैं इस सूचकांक के माध्यम से हमें मालूम पड़ते हैं। क्लियर है? ये सूचकांक क्या करता है? थोक मूल्य को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना? इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में देख लिया था। इस थोक मूल्य सूचकांक का संकलन कौन करता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है, और उसका भी कौन सा कार्यालय है? आर्थिक सलाहकार कार्यालय है। क्लियर है? अब इसमें एक बात ध्यान रखना, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, वो एकदम से इतनी रेटें नहीं बढ़ती घटती। ठीक है ना? क्योंकि एक साल माल खरीदना, एक साल माल बेचना होता है। क्लियर है? ये जो आप प्राइसेस उठाते हो वस्तुओं की, ये आप किस हिसाब से उठाते हो? मासिक स्तर पर उठाते हो। पहले मेरे दोस्त वीकली स्तर पर होता था, अब कैसे उठाते हो? मासिक स्तर पर उठाते हो। एक फैक्ट और ध्यान करना, जो पहला होलसेल प्राइस इंडेक्स बना था, कब बना था? 1942 में, 10 जनवरी 1942 में। फर्स्ट 10 जनवरी 1942, मतलब आजादी से पहले। ठीक है ना? और इसमें बेस ईयर कौन सा रखा था? आधार वर्ष रखा था 1939। कौन सा बेस ईयर रखा था? 1939। ठीक है ना? जब भारत आजाद हो गया तो भी हमने इसी श्रृंखला को पालन किया। ठीक है? भारत आजादी के बाद भी हमने भैया इसी श्रृंखला को जारी रखा था। ठीक है? फिर एक कमेटी बनी थी सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में। क्या? मार्च 2012 में डॉक्टर सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में एक वर्किंग ग्रुप बना था। उस वर्किंग ग्रुप की सलाह पर हमने थोक मूल्य सूचकांक का आधार बदल के 4-5 कर दिया था। क्या कर दिया था? 4-5 कर दिया। सॉरी, 4-5 से बदलकर, माफ करना, 11-12 कर दिया। ठीक है? 2011 में तो बेसिकली ये 2012 में तो वर्किंग ग्रुप बना ही था। इन्हीं की सलाह पर थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष पहले 4-5 था, उसे बदलकर क्या कर दिया था? 11-12 कर दिया। तो आपसे कोई पूछे ये जो बेस ईयर 11-12 था, किस वर्किंग ग्रुप के कहने पर भैया चेंज हुआ था? क्या लिखोगे मेरे मित्र? सौमित्र चौधरी। सौमित्र चौधरी की अध्यक्षता में एक कार्यबल गठित हुआ था, वर्किंग ग्रुप गठित हुआ था। उन्होंने सलाह दी कि भैया अब चेंज कर लो, समय आगे बढ़ गया है। उनके कहने पर बेस ईयर क्या हो गया था? 11-12 हो गया था। ठीक है ना? चलें आगे। एक चेंज और देखो, ध्यान रखना, जब हमने 11-12 इसको चेंज किया तो इसी आधार पर हमने IIP, क्या? IIP, जिसको हम कहते हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका भी बेस ईयर 11-12 कर दिया।
हमने आईआईपी का भी बेस ईयर यही कर दिया था, फिर क्या कर दिया था, 11-12 कर दिया था। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखें, एग्जैक्ट प्लस माइनस 2-4 कुछ हो सकता है। जो मुझे लास्ट ध्यान है, इसमें 697 वस्तुएं थी, जिनके आधार पर हम क्या करते थे, इंडेक्स बनाते कि 697 वस्तुएं हमने इस आधार, इस होलसेल प्राइस इंडेक्स में सेट कर रखी थी कि उनकी कीमतों में जो भी उतार चढ़ाव होता था उसके हिसाब से हमारा इंडेक्स बना लिया कर लो। क्लियर है, क्लियर है। और ये जब 697 वस्तुएं हमने बनाई थी, तो इसमें दोस्तों हमने कई सारी पुरानी ऐसी वस्तुएं थी जिनका कोई मतलब नहीं था, तो करीबन 150 के आसपास वो वस्तुएं हटा दी थी और 199 नई वस्तुएं हमने जोड़ी थी। क्लियर है, 199 हमने नई वस्तुएं जोड़ी थी। इसका एक छोटा सा बाइफिकेशन है, मैं आपको याद दिला दूं, जब इकोनॉमिक सर्वे हम राजस्थान का पढ़ेंगे तो उसको भी हम फिर इसी हिसाब से देखेंगे जैसा मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, क्या होता है, ये जो वस्तुएं होती है ना, इनको आप कैसे लेते हो, इसमें क्या करते हैं हम, प्राथमिक वस्तुएं भी लेते हैं, विनिर्मित उत्पाद वाली वस्तुएं भी लेते हैं, और ईंधन और ऊर्जा को भी हम इसमें शामिल करते हैं। क्या, ईंधन और ऊर्जा को भी शामिल करते हैं। जो 697 है, इसमें ध्यान रखना सबसे ज्यादा किसी वस्तुओं का वेटेज अपन ने ले रखा है, तो किसका ले रखा है, विनिर्मित उत्पाद का ले रखा है। किसका ले रखा है, विनिर्मित उत्पाद का ले रखा है, लगभग मतलब 564। कितना ले रखा है, 564। और 16 जो है वो किसका है, ईंधन एवं ऊर्जा का। अब इन दोनों को जोड़ के घटा लेना तो आराम से आपको आंसर मिल जाएगा किसका, प्राथमिक वस्तुएं कितनी हैं। तीनों को याद करने की जरूरत नहीं है, दो फिगर याद कर लो, ज्यादा 564 और कम 16। क्लियर है, 564 और 16, ये ध्यान कर लेना। ये आपके होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो वस्तु है उनके बारे में ये मोटी मोटी बातें हैं। क्लियर है, चलें आगे। यहां तक तुम्हारे मन में कोई भी शंका हो तो भैया डालो, हम आपसे चर्चा कर लेंगे। चलिए, दूसरा है मेरे मित्र कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसमें क्या होता है, भारत के उपभोक्ताओं के तौर पर जो हम डेली कोई ना कोई चीज उपयोग में लाते हैं, वस्तुओं और सेवाएं, उनके मूल्य में होने वाले वृद्धि अर्थात मुद्रास्फीति की इसमें हम गणना करते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कंज्यूमर के स्तर पर, होलसेलर के स्तर पर नहीं, एज ए कंज्यूमर। मैं कंज्यूमर हूँ, मैं उपभोक्ता हूँ, जो मैं रोजमर्रा की जो वस्तुएं खरीदता हूँ, प्रतिदिन में जो वस्तुएं उपयोग में लाता हूँ, उनमें देखेंगे भैया उन वस्तुओं और सेवाओं में कितनी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। क्लियर, कमी होगी तो नेगेटिव मुद्रास्फीति, वृद्धि हो रही तो पॉजिटिव मुद्रास्फीति, इस आधार पर गणना की जाती है। क्लियर है ना, चलो। अब देखो समस्या क्या है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि ग्रामीण शहरी ऐसे भी, अब मैंने आपको बताया था। अब देखो हुआ क्या था कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होंगे। एक्चुअली क्या है मेरे मित्र, भारत में यदि हम बात करें कि कोई ग्रामीण श्रमिक है, तो आप उसके पास देखेंगे तो बहुत मिनिमल खर्चा करता है। शहर में काम करने वाला श्रमिक है, वर्कर है, जैसे मैं इंडस्ट्री में कोई वर्क करता हूँ, कोई दुकान में वर्क करता हूँ, हूँ तो मैं श्रमिक ही ना। तो मेरी जो खर्च करने या जिन वस्तु पे खर्च करता हूँ ना, उन पर आपकी वरीयता देखो डिफरेंट मिलेगी। मैं मैगी भी लेके आऊँगा तो बटर भी अमूल का लेके आऊँगा, हो सकता है मैं पीनट्स लेके आ जाऊँ, या मैं हो सकता है मैं मटर ले आऊँ फ्रोजन। मेरे यहाँ की जो खरीदने की जो क्रय शक्ति है उसमें डिफरेंस है। किससे, किसी गांव के श्रमिक से, या किसी कृषक जो है, वह जो श्रमिक कृषि क्षेत्र में काम करने वाला है उससे, या कोई अर्बन नॉन मैनुअल है उससे, कोई ग्रामीण मजदूर है उससे, क्या मिलेगा मुझे, डिफरेंट मेरी क्रय शक्ति मिलेगी। मैं पुनः कह रहा हूं, भारत में हम क्या देखते हैं कि उपभोक्ताओं की भी जो परचेजिंग पावर है और परचेज करना और उस पर खपत में काफी अंतर, और उसी अंतर की वजह से सीपीआई को भी मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब ये है कि उपभोक्ताओं के जो सामाजिक और आर्थिक अंतर है, उस अंतर की वजह से भारत ने
सीपीआई को 4 भागों में भी बांटा है। एक एक करके देख लेते हैं, यही बनेंगे, इसके अलावा और कोई वर्कर निकल के नहीं आएंगे। पहला मैं इसमें बात करता हूं IW, जिसको क्या हम बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर। क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर। क्वेश्चन कई बार आता है, इसका बेस ईयर क्या है, 2016। मैं इसका ऐसे बना देता हूँ जिससे एक अच्छा सा बॉक्स और बन जाएगा ना, एक साथ ही सारे हो जाएंगे। इसका बेस ईयर क्या है, 2016। IW मीन्स इंडस्ट्रियल वर्कर। क्या है, इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, मूल रूप से ध्यान रखना, मूल रूप से ये सूचकांक किसके लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। किसके लिए, सरकारी कर्मचारियों। किसके लिए मित्र, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सा इंडेक्स है, उस सरकारी कर्मचारियों के लिए मित्र IW है, इंडस्ट्रियल वर्कर है। एक बात और इसमें ध्यान रखना, इसमें एक तो बैंक के कर्मचारी और एम्बेसी के कर्मचारी, इनको हम काउंट नहीं करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में। बैंक के और दूतावासों, बैंक के और दूतावासों के कर्मचारी हम इसमें शामिल नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है, कोई समस्या इसमें। और इसी के आधार पर आप देखते हो ना, हमारा महंगाई भत्ता सरकार बढ़ा देती है 10%, 5%, 7%, तो वो इंडस्ट्रियल वर्कर के आधार पर ही बढ़ाती है। तो आपका जो महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस जो है, महंगाई भत्ता जो है, वो इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, तय किया जाता है। स्पष्ट है, महंगाई भत्ते का निर्धारण इसी के आधार पर किया जाता है। एक और ध्यान रखना, जो पे कमीशन है, आप बोलते हैं साहब छठा पे कमीशन लग गया, सातवां पे कमीशन लग गया, तो पे कमीशन का भी रिव्यू इसी आधार पर होता है, इसी IW के आधार पर होता है, इसी IW के आधार पर होता है। चलें आगे, ये तो हो गया IW। और कौन सा होगा, ये तो था औद्योगिक श्रमिक के अंतर्गत। एक होता है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, UNME। कौन होता है, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, शहरी गैर मैनुअल कर्मचारी। क्लियर। इनका आधार वर्ष क्या होता है, 84-85। क्या है, 1984-85। क्या है मित्र, 84-85। इनकी जो वस्तुओं की बास्केट है, उसमें लगभग 350, 365 मदे शामिल है। ठीक है, और ये अर्बन नैन मैनुअल जो हैं, इनके जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, वो जो डेटा इकट्ठा किया जाता है, देश के 59 केंद्रों से ये डेटा इकट्ठा किया जाता है। क्या, 59 केंद्रों से ये डेटा इकट्ठा किया जाता है। क्लियर है। इसके आंकड़े कैसे लिए जाते हैं, मासिक आधार पर लिए जाते हैं। डेटा मासिक आधार पर कि 1 तारीख को ये जो मैंने आपको बताया 350 वस्तुएं हैं, ठीक है ना, जो मद हैं, आइटम हैं, मैंने 1 तारीख को क्या कीमत है, 30 या 31 तारीख को क्या कीमत है, वो देखा जाता है। ठीक है, क्लियर है। मासिक आधार पर लिया जाता है, और उसमें 2 सप्ताह का टाइम लैग भी होता है। आप तो इतना सा ध्यान रखो। क्लियर है। अब एक बात का मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आपको कोई विशेष PhD तो करनी नहीं है, जो मेन पॉइंट बता रहा हूँ आप वो तो ध्यान रखें। जैसे आपने देखा, IW में हम सरकारी कर्मचारियों के डियरनेस अलाउंस, पे कमीशन इत्यादि के बारे में करते हैं। ठीक है, ये जो अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय है, अर्बन की बात हो रही है, ध्यान रखो, शहरी में, तो इसके अंतर्गत जो विदेशी कंपनियां भारत में है, भारत में ऑपरेटिंग कर रही हैं, उनके कर्मचारियों का DA का निर्धारण इसी से होता है। ठीक है, विदेशी कंपनी के कर्मचारियों का DA निर्धारण UNME के माध्यम से होता है।
क्लियर है। अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के माध्यम से ही हम उनके डियरनेस अलाउंस का माध्यम करते हैं। ठीक है। कभी आपने ध्यान होगा तो एक कैपिटल गेन टैक्स की हम बात करते हैं इनकम टैक्स में, कैपिटल गेन्स टैक्स या कैपिटल गेन्स के बारे में बात करते हैं। कुछ सुविधाएं होती हैं जो विशेष रूप से आप लेते हो, उस पर कैपिटल गेन टैक्स होता है। आप तो इतना सा ध्यान रखना, जो ये कैपिटल गेन का निर्धारण है वह भी किसके माध्यम से होता है, वह भी मेरे मित्र यूएनएमई के माध्यम से ही होता है। क्लियर है। चलो, और कौन से श्रमिक होंगे, एक एग्रीकल्चर लेबर पे ध्यान कर लो। किस पर ध्यान कर लो, एग्रीकल्चर लेबर। क्या, एग्रीकल्चर लेबर। एग्रीकल्चर लेबर का क्या बेस ईयर है, 1986-87। क्या है, 1986-87। ये क्लियर तो दिख रहा है ना आपको। ठीक है, एक मिनट, कितना समय हो गया मित्र। चलो, नहीं आज इसको अपन कंप्लीट ही करेंगे, आज इसको अपन मित्र कंप्लीट ही करेंगे। एग्रीकल्चर लेबर की बात करूं, एग्रीकल्चर लेबर के लिए हमने कौन सा आधार वर्ष तय कर रखा है, 86-87। किसको लेके आते हैं इसके अंदर, जो खेती हर मजदूर हैं उनके लिए सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। और जो खेती हर मजदूर हैं इनको कितनी मजदूरी देनी है, क्या, वो हम डिसाइड इसी से करते हैं। खेत में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी कितनी होगी, वो हम इसी के माध्यम से तय करते हैं कि भैया ये तो भैया क्या चल रही है। अब एग्रीकल्चर लेबर में क्या फिक्स है कि ये जो लेबर है इतना खर्चा करती है, उसकी भी एक बास्केट बना रखी है। 260 वस्तुओं की बास्केट है इसकी। ठीक है, 260 वस्तुओं की बास्केट है, उसमें देखते हैं कि ये जो इनके 260 वस्तुएं हैं इनमें कितना खर्चा हो रहा है, क्या कीमत चल रही है, बढ़ी है, घटी है, मतलब उन 260 वस्तुओं की कीमत स्तर चेक किया जाता है। उस माध्यम से भैया इनकी मजदूरी तय की जाती है कि इतनी मजदूरी आपको देनी ही देनी पड़ेगी। क्लियर है। इसका आधार वर्ष क्या है मेरे मित्र, 1986 और 87। अब देखो, आपको इसी सीक्वेंस में मेरे दोस्त याद रखना, इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना। क्यों, 84, 85, 86, 87 तो दिक्कत नहीं आएगी। पहला कौन सा हो गया, इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा कौन सा हो गया, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय। तीसरा कौन सा हो गया, एग्रीकल्चर लेबर। और चौथा कौन सा हो गया आपका, लास्ट हो गया आपका रूरल लेबर। ग्रामीण में भी तो लेबर है भैया, अब लेबर कहाँ जाएगी, वो इसी में आ जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों के लिए इस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। और इसका भी आधार वर्ष क्या है मेरे मित्र, 1986-87। तो ये दोनों लेबर जो लास्ट में लगे हुए हैं, इन दोनों लेबरों का क्या रहेगा, आधार वर्ष समान रहेगा। इसकी भी जो बास्केट है वो भी कितनी है, 260 ही है। कितनी है, 260 ही। क्लियर है, कोई समस्या। ठीक है। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, क्या, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, IW और रूरल लेबर और एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है ना, इनकी जो प्रकाशन होता है, ठीक है ना, इस इंडेक्स का प्रकाशन होता है, वो कौन करता है, श्रम ब्यूरो करता है। कौन करता है, श्रम ब्यूरो करता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो UNME करके है ना, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है, इसका पहले CSO करता था। कौन करता था, CSO करता था। इसका प्रकाशन अब सरकार ने बेसिकली बंद कर रखा है। पर आपसे अगर एग्जामिनर पूछ ले तो इसका प्रकाशन कौन करता था, CSO। कौन करता था, CSO। 2008 से मोटा मोटा बंद है। अच्छा, बच गए अब तीनों, इंडस्ट्रियल वर्कर, AL और RL। क्लियर, IW, AL और रूरल लेबर, इन तीनों का प्रकाशन कौन करता है, ध्यान रखना, श्रम ब्यूरो के माध्यम से कराया जाता है।
श्रम और रोजगार मंत्रालय का लेबर ब्यूरो जो है, श्रम ब्यूरो, ठीक है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, क्या, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय प्रकाशन करता है। क्लियर है, स्पष्ट है। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना मेरे मित्र, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में जब इंडेक्स निकालते हैं, ठीक है, उसमें अब इंडेक्स निकालते हैं, एक तो रूरल, एक अर्बन, और एक निकालते हैं संयुक्त, जो मैंने आपको बताया था, रूरल प्लस अर्बन, ये तीन आपको बताए थे, ठीक है ना। पहले तो क्या था, केवल हम सीपीआई का निर्माण करते थे, आपको मैं बता दूं। फिर क्या हुआ था, 2011 में हमने सीपीआई को 3 भागों में बनाना स्टार्ट कर दिया, और उस समय बेस ईयर 2010 था। फिर जब नई गवर्नमेंट आई मोदी जी की, तो उन्होंने 2015 में इसमें चेंजेस किए, और सीपीआई को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा पुनः इस पर संशोधन किया गया, और उसका जो बेस ईयर है वो चेंज करके क्या कर दिया, 2012 कर दिया था, ठीक है ना। और 2017 से, 2 साल बाद 2017 से सीपीआई शहरी, ग्रामीण और संयुक्त तीनों में ही हम किसका आधार वर्ष यूज में लेने लग गए, 2012 आधार वर्ष हम यूज में लेने लग गए, ये ध्यान रखना। अच्छा, अभी तो मैंने होलसेल प्राइस सीपीआई, ये जो आपको बताया था ना, ग्रामीण, शहरी, रूरल प्लस अर्बन, ये जो 3 इंडेक्स अपन निकाल रहे हैं, क्लियर है ना। 3 भाग जो इनके बांटे हैं, ये जो 3 भाग हैं, ये तीनों आपके अब इनका बेस ईयर 2012, क्या है मेरे मित्र, 2012 है। क्लियर है, कोई समस्या। ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में, कीमतों में उतार चढ़ाव के बारे में ग्रामीण बताता है। शहरी में, शहरी क्षेत्र में होने वाले उतार चढ़ाव। क्लियर। जबकि सीपीआई संयुक्त जो है, ये क्या करता है, संयुक्त में शहरी और ग्रामीण दोनों के कुछ ऐसे कॉमन प्रोडक्ट होते हैं, कॉमन आइटम होते हैं, उनमें उतार चढ़ाव कौन बताता है, R+U बताता है। क्लियर, ठीक है। ये भी कौन प्रकाशित करता है, CSO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। समझ में आ गया भैया, क्लियर है। चलो आगे बढ़े। एक हमने क्या देखा, एक इंडिकेटर तो हमने कौन सा देखा था, होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला। एक हमने कौन सा देख लिया, सीपीआई। और तीसरा कौन सा है, जीडीपी डिफ्लेटर। कौन सा है मित्र, जीडीपी डिफ्लेटर। देखो अपनी क्लास भरपूर घी वाली होती है, अपनी क्लास में कंटेंट और घी कूट कूट के भरा है। जो इसको भैया ढंग से कर लेगा, मन में कोई शंकाएं आएगी तो पूछ लेगा, तो भैया बेड़ा डेफिनेटली पार हो जाए। आप कहीं से भी इक्विवेलेंट चेक करके देख लेना, देखो जो होना चाहिए वो तो यही होना चाहिए। हाँ, बाकी मंडी तो सजी हुई है, मंडी तो सजी हुई है। चलो, जीडीपी डिफ्लेक्टर को आजकल हम मुद्रास्फीति मापने का बड़ा सटीक तरीका मानने लगे, उपयुक्त तरीका मानते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, इसके अंतर्गत किसी वर्ष में उत्पादित जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, उनके मूल्य में परिवर्तन को लिया जाता है, उनके मूल्य में परिवर्तन को लिया जाता है, इसमें ये ध्यान रख। क्लियर है। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट जीडीपी अपस्फीति कारक क्या है, अगर आपसे तीनों से पूछे कि WPI, CPI और जीडीपी डिफ्लेटर, आप किसको मानोगे बढ़िया तरीका, तो आप बोलना साहब हम इसको मानेंगे, किसको, जीडीपी डिफ्लेटर को मानेंगे। इसको मानेंगे, क्यों मानेंगे, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी में
किसी वर्ष में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन के मूल्य में परिवर्तन होता है वह इसमें लिया जाता है। क्लियर है, ये ध्यान में आ गया। चलो और एक दो बातें और हैं, उसके बारे में और कर लेते हैं। जैसे कि मेरे मित्र क्यों इसको अच्छा मानते हैं कि हम जब भी किसी भी जीडीपी की गणना करते हैं, मौद्रिक जीडीपी जिसको हम कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी क्या होता है कि जब सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमतों अर्थात प्रचलित मूल्य पर की जाती है, तो इस बाजार कीमत पर जो जीडीपी है उसको हम क्या कहते हैं, मौद्रिक जीडीपी कहते हैं। अपने देश में होने वाले जितने भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन है, यदि उसको बाजार कीमत, जो चालू कीमत, प्रचलित कीमत भी कहते हैं, उस पर आपने यदि कैलकुलेशन किया तो ये आपकी क्या कहलाती है, मौद्रिक जीडीपी कहलाती है। क्लियर, जीडीपी मार्केट प्राइस क्या कहलाती है, जीडीपी मार्केट प्राइस। क्लियर है। और जब हम जीडीपी की गणना, क्या जब हम जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्यों पर करते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थिर मूल्य पर जीडीपी अथवा वास्तविक जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक जीडीपी कहते हैं। स्थिर मूल्यों पर या यूं कह लीजिए आधार वर्ष के आधार पर, बेस ईयर के हिसाब से जीडीपी क्या है। क्लियर है। इसीलिए हम एक शब्द तो लेते हैं वास्तविक जीडीपी, रियल, और एक लेते हैं नॉमिनल। क्लियर है। इसी को क्या बोलते हैं, वास्तविक जीडीपी बोलते हैं, जिसे हम आधार वर्ष के आधार पर चेक करते हैं। क्लियर है। अब एक बात का ध्यान रखना, जब भी हम किसी आधार वर्ष के आधार पर, मतलब कि आधार वर्ष को लेते हुए उसके मूल्यों पर जीडीपी की गणना करते हैं, तो जीडीपी पर पड़ने वाला जो स्फीति प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मौद्रिक जीडीपी में वृद्धि तथा वास्तविक जीडीपी की वृद्धि का अंतर ही जीडीपी की कीमत में वृद्धि है, और इसे हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेक्टर कहते हैं। यदि मैं कहूं मौद्रिक जीडीपी माइनस वास्तविक जीडीपी, ठीक है ना, यही आपका क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर कहलाता है। ठीक है। और सरल भाषा में मैं आपको इसको और समझा देता हूं। और सरल कर लें मित्र इसको। देखो, जीडीपी डिफ्लेटर को भी यदि आप पकड़ के चलते हो, इस शब्द को भी पकड़ते हो, डिफ्लेटर मतलब कि कहते हैं टायर बड़ा डिफ्लेट हो गया, फूल गया, तो वही वाली बात है। देखो मौद्रिक जीडीपी आपको ध्यान में, ये क्या है, मौद्रिक जीडीपी से रिलेटेड मतलब चालू कीमत पर क्या जीडीपी है आपकी, वर्तमान में जो प्रचलित कीमत है, चालू कीमत पर जीडीपी, आज की कीमत पर जीडीपी। और वास्तविक कीमत क्या है, आधार वर्ष पर जो जीडीपी। तो सपोज करो यदि मैंने बोला कि मेरी जीडीपी 2012 में 100 रुपए थी और आज मेरी जीडीपी 125 रुपए है, तो कितना इंक्रीज हो गया मेरा जीडीपी, ये जो 25 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आया ना, ये बताएगा कि इतनी जीडीपी क्या हो गई, आपकी डिफ्लेट हो गई। क्लियर, समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रख लेना भैया, उपयुक्त तरीका है तो इसीलिए है कि एक्चुअली ये जो जीडीपी है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जो वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में परिवर्तन नापते हैं, वो अपने सीमा में, मतलब अर्थव्यवस्था की सीमा के अंतर्गत जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन होता है उसको लेते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है, एग्जैक्ट हमें मालूम पड़ता है, इससे क्या होता है, एग्जैक्ट हमें मालूम पड़ता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। चलो
मतलब हमारे घरेलू सीमा में ही जो उत्पादन और हम सेवा काम में ले रहे हैं उन्हीं के मूल्यों को लेते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हम सटीक मानते हैं। अच्छा, एक और आप इसमें देखते होंगे कभी कभी एक फॉर्मूला, वो भी हाथों हाथ लिख लो कि जीडीपी डिफ्लेक्टर इज इक्वल टू क्या है, चालू कीमतों पर जीडीपी, मतलब कि जो वर्तमान कीमत है, और स्थिर कीमत पर जीडीपी। चालू कीमत पर जीडीपी अपॉन स्थिर कीमत पर जीडीपी, ये क्या बताता है आपका, जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फटाफट अपना एक छोटा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की गणना के बारे में आज हमने स्टार्ट किया था चैप्टर। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कीमत, कीमत स्तर और सूचकांक, इन तीनों जो की वर्ड्स हैं इनके बारे में हमने समझा। उसके बाद हमने विशेष अवधि, आधार, जो हम वर्ष लेते हैं उसके बारे में हमने बातचीत करी। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की जो गणना, ये यूँ कह लीजिए कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्फ्लेशन को, किन किन के माध्यम से, वो हमने देखा। तो हमने देखा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के माध्यम से करते हैं, और तीसरा है जीडीपी डिफ्लेटर। तो डब्ल्यूपीआई जो है उसके बारे में हमने देखा, ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का जो आर्थिक सलाहकार कार्यालय है वह भैया इसको निकालता है। सीपीआई हमने देखा ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, तीन देखे, ये नया है, ये नया है, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त देखा, ये सीएसओ निकालता है, मॉस्पी के माध्यम, मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब मॉस्पी निकालता है। फिर हमने आधार प्रभाव समझा, वर्तमान महंगाई दर हम कैसे निकालते हैं, करंट प्राइस जो है, और भैया प्रीवियस ईयर की, जैसे आज की इस पेन की कीमत 10 रुपये और पिछले साल 8 रुपये थी, तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे और बटे में 10 कर देंगे। ठीक है, मतलब बटे में 8 कर देंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर आपकी प्राइस थी वो यहाँ आ जाएगा, और गुणा 100 कर देंगे। उसके बाद हमने कुछ इंडिकेटर देखे, क्या क्या इंडिकेटर थे, मुद्रास्फीति के, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई और जीडीपी डिफ्लेक्टर। ठीक है, तो हमने देखा डब्ल्यूपीआई क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें 697 वस्तुएं हैं, मतलब एक बास्केट है वस्तुओं का जिन पे होने वाले कीमतों के उतार चढ़ाव को हमने देखा। ये मासिक स्तर पे लिया जाता है। सबसे पहला डब्ल्यूपीआई 10 जनवरी 1942 से बना था, जिसका बेस ईयर क्या था, 1939। इसमें मेरे मित्र एक पॉइंट और ज्वाइन कर लेना, डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को ही शामिल किया जाता है, केवल गुड्स को ही। तो ये 697 है ना, देखो मैंने यहाँ वस्तुएं लिखा हुआ है, इसमें ध्यान रखना, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सेवाएं शामिल हो भी नहीं सकती, कोई थोक में थोड़ी मिलती है सेवाएं। क्लियर है, केवल वस्तुएं इसमें शामिल थी। फिर हमने देखा सौमित्र चौधरी की एक वर्किंग ग्रुप बना था, उसने इसको चेंज करने के लिए बोला था, और बेस ईयर क्या हो गया था, 11-12 हो गया था। आईआईपी का भी बेस ईयर क्या हो गया था, 11-12 हो गया था। उसके पश्चात हमने देखा सीपीआई, सीपीआई के हमने 4 देखे, इंडस्ट्रियल वर्करों का सीपीआई, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। आईडब्ल्यू का क्या था, 2016 बेस ईयर है। यूएनएमई का क्या था, 84-85, और दोनों एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर, इन दोनों का बेस ईयर क्या है मेरे मित्र, 86-87 है। क्लियर है। हमने ध्यान देने वाली बात है, आईडब्ल्यू में गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं उनका भैया जो डियरनेस अलाउंस है या पे स्केल इत्यादि है, वो इस आईडब्ल्यू को ध्यान में रखकर ही चेंजेस किए जाते हैं। फिर हमने एक बात और देखी कि बैंक और दूतावास के कर्मचारियों को इन सरकारी कर्मचारियों में हम शामिल नहीं करते हैं गणना करते हैं। अर्बन नॉन मैनुअल में हमने देखा कि देश में 59 केंद्र हैं भैया, वहां से डेटा एकत्र करते हैं, डेटा मासिक आधार पर लेते हैं, 2 सप्ताह का बेसिकली टाइम लैग रहता है इसमें। विदेशी कंपनी के कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, इसी के माध्यम से तय होता है। कैपिटल गेन का निर्धारण भी इसी के माध्यम से होता है। एग्रीकल्चर लेबर के बारे में हमने देखा 86-87 इसका बेस ईयर है। 260 वस्तुएं, मतलब वस्तुओं का जो बास्केट है। खेती हर मजदूर, न्यूनतम मजदूरी की जो हम कैलकुलेशन करते हैं एग्रीकल्चर लेबर के माध्यम से करते हैं। फिर है रूरल लेबर का इंडेक्स, जिसका 86-87 सेम है, इसकी भी बास्केट 260 की है। फिर हमने देखा कि ये जो यूएनएमई है, इसका प्रकाशन सीएसओ के माध्यम से किया जाता था, 2008 से बंद हो गया। लेकिन एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर और इंडस्ट्रियल वर्कर, ये तीनों क्या है, अभी भी इनका प्रकाशन होता है। कौन करता है, श्रम मंत्रालय का श्रम ब्यूरो करता है। क्लियर, श्रम ब्यूरो कहाँ है, शिमला में है। ये अपनी पुस्तक है, तुम्हें लानी है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, चालू कीमत पर जो वर्तमान में जीडीपी है
बटा कर लो आप क्या, स्थिर कीमत पर जीडीपी। स्थिर कीमत से क्या तात्पर्य, जो आधार वर्ष हमने जीडीपी का तय कर रखा है, इसमें कितना अंतर आया है ये हम जीडीपी के माध्यम से देखते हैं। क्लियर, अच्छा तरीका है। मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी का जो अंतर है उसे हम जीडीपी की कीमत में वृद्धि कहते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। ये मोटा मोटा हमने देखा। क्लियर है। अगर मैं कहूँ कि जीडीपी का मान 1 है तो इसका अर्थ क्या होगा कि कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि जीबीडी डिफ्लेक्टर का मान 2 है तो दुगने की वृद्धि हुई है, 4 है तो कीमत स्तर में 4 गुने की वृद्धि हुई है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जीडीपी डिफ्लेक्टर का मान यदि 1 आया, इट मीन्स जीडीपी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या, कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि जीडीपी डिफ्लेक्टर का मान 2 आया तो दोगुने की वृद्धि हुई, 4 आया तो 4 गुने की वृद्धि हुई। ये एक और बात ध्यान रखना आप। क्लियर है। अब देखो एक छोटा सा एनालिसिस वाला पार्ट रह गया, उसको अपन एक और सेशन लेंगे, उसमें कर लेंगे। उस सेशन में देखेंगे भैया मुद्रास्फीति का कम हो जाती है तो किस सेगमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है, बढ़ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है, मेरा पैसा कम हो जाता है या बैंक का पैसा कम हो जाता है, बाजार में कम हो जाता है, सरकार का कम या ज़्यादा हो जाता है, उसके प्रभाव और देखेंगे। वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम, और उसमें से सीधे प्रश्न भी 1 या 2 पूछ लेता है। स्पष्ट है। अच्छा, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन हमने ऑलरेडी पहले देख लिया है। एक बात और ध्यान रखना, WPI इंडेक्स में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में केवल हम वस्तुओं को शामिल करते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया जाता है। इस वजह से हम CPI को बेहतर मुद्रास्फीति गणने का एक मानक मापते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स से। क्लियर है। चलो बता, इसको यहीं रखते हैं और एक सेशन और करेंगे, उसमें फिर आगे बढ़ेंगे। अपने मित्रों के साथ भैया जितना हो सके इसको शेयर कर लो, अकेले अकेले ज्ञान मत लो। जितना बढ़ेगा भैया उससे हमें हौसला भी मिलता है और काम करने का और बढ़िया हमें एक मौका भी मिलता है और छात्रों तक पहुंचने का मौका भी मिलता है। ये जो मंडी सज रही है इसमें हमारी स्थिति बड़ी मजबूत है कंटेंट के मामले में, लेकिन हमें क्या है, आप तक पहुंचना है। ठीक है मित्र, राम राम, जय हो सबकी।